नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले महीने हम लोग स्नातक पार्ट थर्ड पार्ट टू हिंदी प्रतिष्ठा की परीक्षा को ध्यान में रख करके पढ़ रहे थे। पिछले 3-4 दिन से स्नातक द्वितीय सत्रार्थ सेकंड सेमेस्टर के एमजेसी, एमडीसी और एमआईसी के पाठ्यक्रम में आए हुए कवियों की रचनाओं का अर्थ और उसकी विशेषता पढ़ रहे हैं। बताया था कि इसके बाद हम लोग कवि परिचय का भी प्रश्न आता है तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसी में एक छात्र ने कहा कि सर व्याख्या कैसे करें कि टेक्निक का ट्रिक तो आप बताए। वो पार्ट 2 वाला बोला है कि तो क्या वैसे ही और कोई वैसा भी ट्रिक है जिससे कि कवियों का परिचय बड़ा परेशान करता है। कभी पूछ देता है कि काव्यगत परिचय दे, कवि का परिचय दीजिए, तो कभी उनके काव्यगत विशेषताओं को लिखिए, तो कभी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर विचार कीजिए या विश्लेषण कीजिए या समीक्षा कीजिए। कभी जो है भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न पूछ देता है, तो कभी उनकी रचनाओं में चित्रित समाज, उनका की दार्शनिक पृष्ठभूमि, समय पृष्ठभूमि या काव्य कला के तत्वों के आधार पर या उपन्यास के तत्वों के आधार पर, कहानी के तत्वों के आधार पर उनका मूल्यांकन करे। जैसे प्रश्न पूछता है और ये प्रश्न जो है बार बार परेशान करते हैं, तो क्या कोई वैसा ट्रिक नहीं है जिससे कि हम लोग समझ सकें और आसानी से लिख सकें। चिंतन किया और यह भी देखने में आया कि वास्तव में मैं अपने अतीत में भी चला गया कि ये कवि और कहानीकार और जो भी साहित्यकार हैं, तो वास्तव में ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही सरदर्द नहीं है, समाज के लिए भी ये सरदर्द जो है माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और हिंदी वालों के लिए तो ये सरदर्द हैं ही, न तो पहले छोड़े हैं और न आज छोड़ने वाले हैं। यानी कि कम से कम स्नातक तक ये स्ट्रीम आपकी कोई भी हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साथ पिंड नहीं छोड़ने वाले हैं। और जब हिंदी ले लिए हैं तो ये तो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो वैसे ये कवि और साहित्यकार बहुत जरूरी भी हैं। नेपोलियन का नाम आप लोग सुने होंगे। हारने के बाद वह सेंट हेलेना में एकांतवास या निर्वासन झेल रहा था, तो बहुत वह चिंतन भी कर रहा था। उसके चिंतन के निष्कर्षों को डीएम केटेल्बी ने अपनी पुस्तक में भी उल्लेख किया है कि नेपोलियन की मान्यता थी कि फ्रांस की क्रांति को वहाँ के कवियों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने और दार्शनिकों ने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की थी। और अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। और आज जो हम लोग प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था का जो आनंद ले रहे हैं, संभवतः
कुछ हो सकता है कि 18वीं शताब्दी में न आकर के कुछ और आगे जो है बढ़ती, यानी कि 19वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी के एक तरह से जो है आधे दशक तक तो अधिकांश जगह राजतंत्र ही रहा है। अब जो है प्रजातांत्रिक आया है, मगर उस प्रजातांत्रिक में भी तानाशाही व्यवस्था तो आ ही गई है। बावजूद प्रजातांत्रिक व्यवस्था आई तो इसलिए कभी जरूर सिरदर्द है, मगर कभी जरूरी भी है। और सिर्फ साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ही एक कवि और साहित्यकार जरूरी नहीं है, वरन समाज के प्रत्येक घटक के लिए ये साहित्यकार और कवि जरूरी हैं। क्योंकि शुक्ल जी के शब्दों में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। बहुत ही यह महत्वपूर्ण उक्ति ही नहीं है अगर एक कहें कि साहित्य को समझने का यह सबसे बढ़िया सूत्र भी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि साहित्यकार भी, और आगे भी वे लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कि जनता की चित्तवृत्ति, एक तो सही है कि जनता की चित्तवृत्तियों को वह चित्रित करता है साहित्यकार या साहित्य, और जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन जो आता है वह तद्जुगिन राजनीतिक अवस्था, सामाजिक परिस्थितियां, सांप्रदायिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यह जान लें कि सफल कवि या साहित्यकार वही हो सकता है या वही आदरणीय, समादरणीय और अस्मरणीय है जिस कवि ने या जिस साहित्यकार ने अपने समय की जोगिन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों, दशा एवं दिशाओं को लेकर के संवेदनशील रहा है। जो संवेदनशील नहीं है या एक तरफा है या समाज से संपृक्त न हो करके सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किए हैं, सिर्फ स्वांतः सुखाय ही नहीं वरन स्वांतः हिताय के लिए भी जो रचना किए हैं, तो उनका नाम भी बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, टिक पाता है। मगर वही साहित्यकार जब बहुजन को, वो बहुजन पार्टी वाला नहीं, बहुजन यानी कि समाज के प्रत्येक घटक को और उसके साथ जो है घटित घटनाओं को, परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उसके प्रति सजग रहते हुए घटना की संवेदनशीलता को अगर अपने वह साहित्य में प्रकट करता है, चित्रित करता है, वही साहित्यकार तत्जुगिन ही नहीं वरन सार्वदेशिक बन जाता है, सार्वकालिक बन जाता है, सार्वभौमिक बन जाता है और सर्वाधिक जन के बीच लोकप्रिय भी बन जाता है। तो जब हम लोग
किसी कवि का या साहित्यकार का परिचय देने लगते हैं तो उस कवि के या रचनाकार के साहित्य में उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करते हुए उससे संबंधित अगर उनके साहित्य में कोई विचार आया है या उनका कोई कथन है या कोई टीका टिप्पणी है तो उसका उल्लेख अगर कर देते हैं तो वह मुकम्मल प्रश्नोत्तर बन जाता है। हम ये लोग ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति वह साहित्यकार हो या राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो या समाज सुधारक हो या दार्शनिक हो या कोई भी हो, वह अपने युग का और युगीन परिस्थितियों का भोक्ता होता है, को भोगता है। कुछ लोग भोगते ही रह जाते हैं और कुछ भोगते हैं तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं। तो यही काम साहित्यकार करते हैं और जिससे कि उनका स्वांतः सुखाए तो हो ही, यानी उनका अंतःकरण कि हमने कुछ किया, समाज के प्रति जो हमारा दायबोध था उसको हमने निभाने का प्रयास किया, तो वह साहित्यकार बन जाता है। और उसके इस दाय से यानी कि उसकी देन से हो सकता है कि अभी तो हम लोग देखें केटलवी वाला कथन कि समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए, तत्काल न सही, कुछ काल के बाद ही सही। तो वैसे कवियों का चूंकि जो भी पाठ में हैं वे लोकप्रिय हैं, जिस क्षेत्र के हैं या जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं और अपने समसामयिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हैं, तभी वे आपके पाठ्यक्रम में स्थान पाए हैं। तो उन रचनाकारों के परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न आए उसके समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे उस प्रश्न का उत्तर तैयार करें, लिखें और कोई भी आए किसी की भी जो है रचना हो, हम पढ़ें और पढ़ने के बाद 3-4-5 पेज जितने की जरूरत है, वैसे आदर्श प्रश्नोत्तर जो होता है वो 800 से लेकर के 1500 शब्दों के बीच में होता है। और सामान्यतः जो कॉपियां मिल रही है परीक्षा में, तो एक पेज में अगर सुलेख के साथ लिख रहे हैं और पठनीय अगर है तो 300 से लेकर के 400 शब्द तक आ सकते हैं। तो अगर बड़ा भी क्वेश्चन होता है तो 4 पेज में आपका प्रश्नोत्तर मुकम्मल माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। और 3-4 पेज लिखना तो सामान्य सी बात है और वह भी जो है सटीक आप लेखन कर सकते हैं अगर इस फार्मूले के आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर अगर चलें तो।
तो सबसे पहले अब आ जाए हम लोग कि सामान्य से हम लोग विशेष की तरफ चलेंगे। सामान्य जीवन में भी अगर कोई किसी का परिचय पूछता है या अपना परिचय देते हैं तो किस रूप में देते हैं, क्या करते हैं? तो यही ना कि अपना नाम बताते हैं, क्या काम करते हैं ये बताते हैं, और धाम बताते हैं, यानी कि कहाँ के हैं। तो परिचय में ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है, नाम, काम और धाम। तो नाम और धाम तो सबका है, नाम, मगर काम ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम प्यारा होता है, चाम नहीं। ये हाड़ मास की चमड़ी वाला जो है शरीर कुछ दिन के बाद कहाँ जाएगा पता नहीं, और किस रूप में जाएगा पता नहीं, मगर काम आपका रह जाना है। तो महत्वपूर्ण जो है काम है। तो नाम, काम, धाम, यही आपके व्यक्तित्व का परिचय हुआ। नाम और धाम होता है, व्यक्तित्व 2 रूप में तैयार हुआ। एक जो है बाह्य व्यक्तित्व, गोरा काला लंबा चौड़ा, हृष्ट पुष्ट दुबला पतला रुगिया स्वस्थ, ये हमारा बाह्य परिचय हुआ, रूप हुआ। और हमारी जो है खासियत क्या है, हम किए क्या हैं, करने वाले क्या हैं, कैसे करेंगे, यह हमारा आंतरिक गुण हुआ, व्यक्तित्व हुआ। तो उस व्यक्तित्व में अब हमने किया क्या है, तो वो कर्तृत्व हो गया। तो इस तरीके से जो प्रश्न या किसी कवि के बारे में अगर पूछा जाता है तो उसके 3 पक्ष हो जाते हैं। एक परिचय तो सामान्य परिचय कि नाम, काम, धाम। अब दूसरा कि उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व का परिचय दें। तो कर्तृत्व यानी कि जो किए हैं, व्यक्तित्व तो आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व में, बाह्य व्यक्तित्व में उनके स्वभाव का, और कर्तृत्व यानी कि जो किए हैं, जो रचना उन्होंने की है। चूंकि यहाँ पर हम लोग कवि पर अब आ जाए धीरे धीरे, गोपुछ न्यायवत बताया था ना, तो कवि या कहानीकार या नाटककार ने जो है नाटक लिखा या कविता लिखी या कहानी लिखी, तो उस कहानी में उन्होंने क्या दर्शाया है और वो क्या कहना चाह रहे हैं और समाज से वे क्या अपेक्षा करते हैं, यही इसी का उल्लेख करना ही व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व हुआ। अब कर्तृत्व में अब किस पक्ष को उन्होंने अपनी रचना का जो है केंद्रीय विषय वस्तु या मुख्य विषय बनाया है, ये तीसरे प्रकार का प्रश्न हो जाता है। तो उनका जो है सामाजिक, यानी कहते हैं ना कि कबीर सामाजिक क्रांतिकारी कवि हैं, सामाजिक समाज सुधारक हैं। तुलसीदास समन्वयवादी भी हैं, सांप्रदायिक भी हैं, और समन्वयवादी हो करके भी तुलसीदास हिंदू समाज के पथभ्रष्टक कवि भी हैं, पंत सुकुमार कवि हैं, निराला जोशीला कवि हैं, केशव कठिन काव्य के प्रेत कवि हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उनकी रचनाओं में उन्होंने समाज को किस नजरिए से देखा है और किन अंगों पर विशेष तौर पर उन्होंने ध्यान दिया है, कि सामाजिक पक्ष पर ध्यान दिया है
कि राजनीतिक पक्ष पर ध्यान दिया है। तो इसका विश्लेषण जब करते हैं तो वही विशेष रूप में आ जाता है कि उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बताइए, या चित्रित समाज, या राज व्यवस्था, संसद जैसे कि धूमिल का है ना, संसद से सनक तक, तो चाहे नागार्जुन की जो है 15 अगस्त को लेकर के, नेहरू जी को लेकर के, इंदिरा जी को लेकर के बहुत सारी व्यंग्यात्मक कविताएं हैं, और चाहे आज तो बहुत सारे कवि और हास्य कवि और मुख्य धारा के भी कवि अभी जो है मोदी जी पर जो है मीम भी बना रहे हैं, खूब जो है कविताएं और पाठ कर रहे हैं मोदी जी, राहुल जी को लेकर के। तो ये सब क्या है कि इस समाज के जागरूक लोग हैं और संवेदनशील हैं, और जो परिस्थितियां हैं और जैसा समाज चाह रहा है वैसा वे देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो गया कि किसी भी साहित्यकार का या कवि का परिचय या उसकी विशेषता देने के लिए 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है: नाम, दाम और काम। इसी से जो है व्यक्ति और उनकी कीर्ति का परिचय ही हो गया, उनका कवि परिचय या उनके काव्य में चित्रित जो भी परिस्थितियां घटक हैं, और वैसे व्यक्तित्व को 5-6 परिस्थितियां प्रभावित करती है: सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रकृति ये प्रभावित करती है। तो अब इन्हीं पर हम लोगों को विचार करना है। तो और बहुत कम श्रम में आप इस प्रश्न का समाधान ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो नाम पहला हो गया, नाम। तो नाम में जो है, और इसी में हो जाएगा धाम भी। तो नाम में उनका जो है जन्म और स्थान, किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था और कब हुआ था। पहले जो प्रश्न आते थे इसको एक तरह से जो है जरूरत नहीं पड़ती थी, और विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस सब की जरूरत, नाम और काम की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर जब से बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आने लगा है, MCQ, तब से क्रम सजाने के लिए या कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, तो इसलिए इसको भी अब ध्यान में रखने की जरूरत आ रही है। और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में तो पृष्ठ भरने के लिए भी तो जो है चाहिए ना, तो उसमें भी ये जो है काम आता है। तो जन्म एवं स्थान क्या है, इनका कुल, गोत्र और जाति। जाति यद्यपि जो है हटाने की जो है बात हो रही है, मगर जाति कभी न तो हटी है, हट पाई है, और न जो है हटने ही वाली है जाति। इसीलिए होता रहा है कि जाति आखिर क्यों नहीं जाती, जाति आखिर क्यों नहीं जाती। तो यह भी एक ज्वलंत प्रश्न है। तो उस पर दलित साहित्य में उसका जो है जिक्र है। तो कुल, गोत्र और जाति, उसके बाद जो है माता पिता, और उनके पालक कौन है। तो माता पिता तो सबके माता पिता हैं ही, मगर कुछ कुछ वैसे भी जो है कवि हो जाते हैं कि उनका पालन पोषण कोई और करता है। जैसे है ना कि कबीर दास का जो है जन्म, उसमें अपवाद भी आ जाता है, क्यों दंती भी आ जाती है कि कबीर दास का जन्म ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ था, तो उसने जो फेंक दिया था, तो नीरू और नीमा ने जो है पालन पोषण किया। कबीर तुलसीदास के बारे में है कि तुलसीदास जन्मते ही जो है
राम राम बोल दिए और 32 दांत जो है जमा था, तो आप शकुनी में समझ करके उनको स्वामी नरहरियानंद के यहाँ जो है भेज दिया गया था। तो ऐसे अगर किंवदंती हो तो उसको, और किंवदंतियां चूंकि कहानी नुमा होती है और बड़ी रसदार होती है, इसलिए वो याद हो ही जाती है, तो उस पर भी जो है ध्यान दे देंगे। तो एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ आसानी से आप लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। और भविष्य में भी जब यूजीसी वगैरह देने लगेंगे, या यूजीसी क्या, कोई भी जो है प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 प्रश्न तो जरूर ही हो जाता है साहित्यकारों से संबंधित का, वो जो है कवि हों या उपन्यासकार हों या कहानीकार हों, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में भी यह आपके काम आने वाला है। उसके बाद और धाम, तो कहाँ पैदा हुए और कहाँ उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, यह भी जो है महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि वो जहाँ रहते हैं, बताया कि जो है कवि अपने इन परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है, तो जहाँ वे उनकी रिहाइश है वहाँ की परिस्थितियाँ भी उनको प्रभावित करती है, करेगी। तो इसलिए नाम और धाम याद रखिएगा। उसके बाद जो है काम, अब यही जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी में आपके प्रश्न का समाधान है। तो कोई भी जो है रचनाकार, ये तो बताया कि वह अपने जो है क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को भी उसने चुना है वह उसमें वह सफल रहा है। और सर्वाधिक लोकप्रिय तभी हुआ है जब उसने समाज के जो है विभिन्न घटकों को ध्यान में रख करके वह रचना किया है। तो अब उसकी, और साथ ही जो रचनाकार होता है तो वह किस प्रकार का है, वह बहुमुखी प्रतिभा वाला है कि किसी एक क्षेत्र में वह अपनी रचना कर रहा है, इस पर ध्यान देना होता है। इस पर जो है विचार कर लेंगे। इसको प्रैक्टिकल में भी मैं आप लोग को समझाऊंगा जब कवियों का परिचय करने लगेंगे हम लोग, और वो कल परसों में ही वो करेंगे। तो सभी कोई रचनाकार जो है दर्जनों क्या जो है सैकड़ों में जो है रचना कर जाते हैं, मगर उन रचनाओं में से एक, किसी की जो है एक से अधिक, 2-3, अधिक से अधिक 5-6 रचनाएं ही महत्वपूर्ण ही नहीं, सर्वाधिक प्रशंसित और लोकप्रिय होती है। तो जो जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सिर्फ उनको याद कर लीजिए। अब जैसे कि तुलसीदास 3-4 दर्जन से ज्यादा किताब लिखे हैं, मगर महत्वपूर्ण कितनी रचनाएं हैं जिनसे जो है प्रश्न भी जो है पूछा जाता है। तो कौन, तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली, और इसके बाद भी बहुत सारी रचनाएं हैं, मगर हम जितना से जरूरत है, जितनी की जरूरत है उतना जो है हम याद कर लेंगे। 32 याद करने की जरूरत है। घनानंद 63-64 जो है रचना की है, मगर उनमें सुजान चरित ही महत्वपूर्ण है, तो उसको जो है देख लेंगे और उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। वैसे ही अब जयशंकर प्रसाद सैकड़ों कहानियां लिखे और दर्जनों काव्य ग्रंथ लिखे, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखने का प्रयास किए, मगर जो है सफल सब जगह तो नहीं हो सकते हैं, नहीं हुए। मगर उनके जो है कविताओं में आंसू, झरना और कमायनी महत्वपूर्ण, तो इन रचनाओं को याद कर लेंगे। या कुछ जो है अपवाद उनमें है, नाटककार तो अपवाद स्वरूप हैं, तो और उपन्यासकार अपवाद स्वरूप हैं, तो उसको याद कर लेंगे और उसका उल्लेख कर देंगे। तो कृतियों का नाम को याद करना है। पहला चीज नाम और धाम, और दूसरा चीज क्या याद करना है,
तो रचनाकारों की रचना, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सभी रचनाओं का नहीं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका नाम याद कर लीजिए। और जो आपके पाठ्यक्रम में है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रंथ तो नहीं है, कविता में, गद्य में तो है कि प्रेमचंद के गोदान को भी पढ़ना है, सेवा सदन को भी पढ़ना है, निर्मला को भी पढ़ना है, रेणु के कितने चौराहे भी पढ़ने हैं, महिला अंचल भी पढ़ना है, प्रति परिकथा भी पढ़ना है, तो वो एक जो है अलग कृति है। मगर कविता में तो पूरा का पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ना है, उसमें अयोध्या कांड का पढ़ना है या उत्तरकांड का पढ़ना है, वैसे ही विनय पत्रिका या कवितावली में भी वैसे ही तुलसीदास, कबीरदास के जो है बहुत सारी साखियां हैं, पद हैं, रामायणी है, उस सबको तो जो है पढ़ना नहीं है, कुछ ही जो है पढ़ना है। तो जिस अंश को जो है पढ़ना है, जहाँ से वह लिया गया है, उसके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। और उसके लिए वो कहीं से भी, हम लोग के समय में तो जो है साधन कम था, मगर आज तो साधन है। फटाफट जो है गूगल पर जो है टाइप कर दीजिए थोड़ा सा, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और नहीं तो पुस्तक है ही, या जिस पुस्तक में से आपको पढ़ना है उसमें भी सूचनाएं, पर्याप्त सूचनाएं दी गई हैं, तो उससे उस रचना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो अब ये हो गया रचना के बारे में। तो रचना का जो है क्षेत्र क्या है उनका। अब आ जाए हम लोग विशिष्टता की तरफ, विशिष्टता प्रदर्शन की तरफ, कि अब वो रचनाकार समसामयिक परिस्थितियों के प्रति सजग है, संवेदनशील है कि नहीं है, और क्या उसने इतिहास को अपनी रचना का विषय क्षेत्र बनाया है, इस पर देख लेंगे। और उसमें जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस समय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर कभी परिचय देना है तो थोड़ा इतिहास, अगर आप जो पढ़े हैं तब तो जो है सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वह आगे चल करके फिर जो है सोने का पर सुहागा जो है बनने ही वाला है, क्योंकि इतिहास भी आपका पिंड छोड़ने वाला नहीं है। तो इतिहास को भी की भी जानकारी अगर है तब तो आगे चल कर बताएंगे। और सामाजिक, तो अब समाज में भी बहुत परिवर्तन नहीं आया है, जो समाज उस समय था वही समाज आज भी है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, मौलिक परिवर्तन। तो उस पर भी थोड़ा चिंतन सिर्फ करेंगे, पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, सिर्फ चिंतन करेंगे। और वर्तमान को देखते हुए, क्योंकि वर्तमान के संदर्भ में किसी भी कवि के या कहानीकार के या साहित्यकार के का महत्व तभी है जब उसकी रचनाओं में आज का समाज और आज की जो है परिस्थितियां चित्रित है, तभी वह आदरणीय भी होगा और पठनीय भी होगा और स्मरणीय है, और इसीलिए वह प्रासंगिक भी होगा। तो समसामयिक यानी कि जिस काल का वो है उस काल का, और आज जिस काल में हम हैं उस काल में, इस काल का, उसके साहित्य में कहीं कोई अंश मिलता है क्या? अगर मिल रहा, जो मिलेगा ही, तभी वह इतने दिनों तक आपके पाठ्यक्रम में है, तो उसको खोज लेना है और लिख देना है। तो अब बताया कि जो है साहित्य के दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष एक और भाव पक्ष। तो कला पक्ष में क्या आता है, तो कला पक्ष में तो किस प्रकार का साहित्यकार है, कवि है कि कहानीकार है कि नाटककार है कि उपन्यासकार है, सामने होगा, आप देख सकते हैं, पढ़े हैं। तो कवि है या कहानीकार है या गद्यकार है, गद्य का ही प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। तो अब जो है काव्य के तत्व होते हैं और गद्य के भी, उपन्यास के भी तत्व होते हैं।
कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, भाषा योजना, शैली वगैरह होती है। तो उन तत्वों का भी जो है संकेत दूंगा जब बताने लगूंगा कवि परिचय उस समय। और काव्य में जो है भाषा, तो भाषा विद्वतापूर्ण भाषा की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो विद्वतापूर्ण और जो चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो है बस तत्काल में ही जो है चमत्कृत कर पाते हैं, दीर्घकालिक वे नहीं होते हैं। सफल वही कवि हो पाता है या वही साहित्यकार हो पाता है जो आम फाहम की यानी कि जनता की भाषा में और स्वाभाविक रूप में जन समाज की समस्याओं को, परिस्थितियों को सहजता के साथ प्रस्तुत करता है। चमत्कार पैदा करने वाले कवि या साहित्यकार केशवदास की तरह जो है कठिन काव्य के प्रेत मान लिए जाते हैं और उनको लोग दरकिनार कर देते हैं। तो जो भी रचनाकार हैं उनकी भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए उसमें तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों को, लोक कहावतों को, मुहावरों को और का सटीक प्रयोग करते हुए अगर अपने भाव को सहजता के साथ जो है व्यक्त कर रहे हैं तो भाषाई दृष्टि से वे जो है सफल हैं। तो इस पर जो है सामान्यतः सब में ही चलेगा कि भाषा सरल है, सहज है, और अगर जो है कहीं कठिन शब्द है तो वहां पर उल्लेख कर दीजिए कि जो है, क्योंकि एक कठिन शब्द को कतिपय स्थानों पर कठिन शब्दों का भी प्रयोग किए हैं, तो भाषाई दृष्टि से उनके बारे में टिप्पणी हो गई। अब भाषा के बाद में आता है कि काव्य है, तो उसमें छंद, अलंकार, रस, दोष वगैरह जो है गिनाया जाता है। तो अलंकार, तो सब में जो है स्वाभाविकता जरूरी है। अलंकारों का सहज प्रयोग किया है और जो है स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, सटीक प्रयोग हुआ है, उससे जो है अर्थ में चमत्कार आया है और जोर जबरदस्ती प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि केशवदास उदाहरण दिया कठिन काव्य, तो क्यों हो गए कि उन्होंने जो है चमत्कार पैदा करने के लिए अलंकारों को ठूस ठूस करके जो है भर दिया था। मगर वहीं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, घनानंद, बिहारी, इन लोगों ने जो है स्वाभाविक रूप से जो है प्रयोग किया अलंकारों का, और जो जरूरत के अनुसार किया, इसलिए आदरणीय है, अभी पाठ्यक्रम में स्थान पाए हुए हैं। अगर ये लोग भी चमत्कार का प्रयास करते तो ये लोग भी गतल खाता में डाल दिए जाते, फुटकर डाल दिए जाते, सिर्फ नाम भर याद रखते, नाम पढ़ने पाठ्यक्रम में स्थान नहीं पाते। तो ये हो गया कलात्मक परिचय भी देना है। भाषा हो गया कि भाषा कैसी है और वो क्या लिखे हैं, गद्य लिखे हैं कि पद्य लिखे हैं। गद्य लिखे हैं तो उसमें उपन्यास लिखे हैं कि नाटक लिखे हैं कि कहानी लिखे हैं कि निबंध लिखे हैं। तो और उपन्यास के क्षेत्र में उनका जो है कहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो जो है प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट हो गए। अब उसी उन्हीं उपन्यासकारों में से अगर उपन्यासकार को ही ले लें तो इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और आगे ये लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हो गए हैं। प्रेमचंद सामाजिक उपन्यासकार हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हो गए। तो ये उनके उपन्यास की विषय वस्तु हो गई, और उसमें जो है शैली क्या है, तो शैली के तौर पर और उनकी रचना शैली गद्य में है तो किस शैली के या किस विधा के वे लेखक हैं, और कविता है तो वो प्रबंध है कि मुक्तक है, प्रबंधकार हैं कि मुक्तकार हैं, और प्रबंध की विशेषता क्या होती है उसका उल्लेख
उसके आधार पर उन्होंने कहाँ तक दौड़ लगाई है। मुक्तकार हैं तो कहाँ तक वे कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने में सफल हुए हैं, इसका उल्लेख करेंगे। और उसके बाद जो है भावात्मक, जिसको भाव सौंदर्य कहिए, समीक्षा कहिए, विश्लेषण कहिए, उनके जो साहित्य में जो है चित्रित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशा कहिए, वो सब आ जाता है भावात्मक में। तो भावात्मक में वह क्या अपने युग की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों, समाज के रहन सहन, आचार विचार का कहाँ तक वर्णन करने में समर्थ हुआ है या कैसा वर्णन किया है, इसका उल्लेख करना है। अब कैसे करना है तो एक इसमें जो है देख लेते हैं। अब सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन, तो समाज की दशा जो है क्या है, बहुत कुछ जो है परिवर्तन नहीं आया है। उसमें जो है वर्ण जाति छुआछूत उस समय भी था, आज भी है, तो इसका उल्लेख है कि नहीं। संगठनात्मक ढांचा में जो है स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों का कैसा जो है विश्लेषण और वर्णन है, इस पर ध्यान देते हैं। और उसमें समाज में स्त्रियों, समाज की जो है ज्वलन समस्याएं क्या है, और इस समाज की जो है विसंगतियां क्या है। रूढ़िवादी समाज है कि धार्मिक, रूढ़िवादी समाज है कि धर्म कर्म के प्रति जो है आस्थावान समाज है, इसका जो है हम लोग जिक्र करते हैं और करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका प्रश्नोत्तर में सामाजिक परिस्थितियों का विवरण हो जाएगा और उसका वह समाज दर्शन होगा, यानी कि समाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता का जो है पता चलेगा। जैसे समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंध, यानी प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा तो बहुत निम्न थी ही, आज भी परिवर्तन आया है। साथ साथ मिल करके सबका साथ, तभी सबका विकास होगा। स्त्री पुरुष जो है रथ के दो पहिए हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, ये जो है अतीत काल में भी जो है कहा जाता था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मगर सिर्फ कहा जाता था, होता नहीं था। और आज स्त्रियां जो है साथ साथ चल रही हैं, मगर कहने को ही। स्त्रियां भी जो है अपने विशेषाधिकार का लाभ उठाती हैं और मर्द भी जो पहले से ही विशेषाधिकार मर्दों को मिला है उसका भी लाभ उठाते हैं। अभी कुछ ही दिन की जो है बात है लिंग भेद के बारे में, तो जैसा समाज रहेगा वैसी जो है सोच होगी ही। तो जो है अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन आया है, तो वहाँ पर एक जो है साहित्यकार ने जो है पूछा, वहाँ जो तालिबान के सुप्रीमो हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, तो हवाई जहाज इंडिया की जो है, इंडिया से जो है जहाज, चूँकि इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है, पहले भी किया था, आज भी जो है कर रहा है, तो तालिबानी पाकिस्तानी भले ही जो है इंडिया का जो है विरोध करते हैं, मगर तालिबानी जो है भारत के समर्थक हैं वो जो है, और पूरा जो है शरिया कानून ही वहाँ पर लागू किए हैं, तो भी जो है भारत को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो यहाँ के जो पायलट जो थी वो महिला थी, लेकर के गई थी राशन। तो वहाँ के सुप्रीमो से जो है किसी ने कहा, जो यहाँ से गया था, कि देखिए आपने जो है स्त्रियों की जो है शिक्षा दीक्षा पर जो है रोक लगा रखी है, देखिए तो ये जो है भारत की जो है महिला कहाँ से जो है कहाँ पहुंच गई, जमीन पर रहने वाली पैर की जुत्ती आज जो है आसमान पर जो है उड़ रही है। तो उसने क्या कहा, उसकी मानसिकता झलक जाती है। तो कहा कि जो है सबके लिए काम जो है बटा हुआ है, औरतों का काम जो है बच्चे पैदा करना है, परिवार बढ़ाना है, और जब परिवार और बढ़ेगा तभी तो जो है हमारे जो है धर्म का भी विस्तार होगा। और ये जो है बच्चे सब कोई पैदा नहीं कर सकता है, स्त्रियां ही पैदा करेगी।
हवाई जहाज तो कोई भी उड़ा सकता है, बच्चे पैदा तो कोई मर्द नहीं ना कर सकता है। तो ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी सोच है। तो और आज भी मानसिकता में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। तो इसको हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि वर्ण जाति अस्पृश्यता, संगठनात्मक ढांचा, सामाजिक विसंगतियां, समाज की ज्वलंत समस्याओं, स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों, लिंग भेद आदि पर बुजुर्गों को लेकर के, निम्न जाति या वर्ण जाति को लेकर के उस समाज की क्या सोच है, इस पर जो है कवि कितना संवेदनशील है, इस पर हम लोग विचार करते हैं और करेंगे। वैसे ही राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति में पहले राजतंत्र था, बीच में जो है सामंती व्यवस्था आई, राजतंत्र भी वह भी राजतांत्रिक ही था। अब प्रजातांत्रिक समाज है, तो अब प्रजातंत्र में भी तनाशाह है। जो नेता अपने को, मंत्री वगैरह अपने को जब कहते जो भले जनसेवक हैं, जनसेवा करने के लिए आए हैं राजनीति में, मगर वे जनसेवक नहीं रह जाते हैं चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद। वे अपने विभाग के 5 साल तक एक तरह से तानाशाह ही जो है बन जाते हैं। तो उन जो है परिस्थितियों के प्रति कवि राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति कितना जो है संवेदनशील है। तुलसीदास के ऊपर जो है बहुत सारे जो है आक्षेप कबीर के बाद ऊपर लगते हैं, और ये भी है कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम। तो नहीं, संत जो होते हैं या जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो सिकरी तक की भी जो है दौड़ लगाते हैं, यानी कि राज सत्ता कहाँ तक समाज के हित के लिए प्रतिबद्ध है, इसका जिक्र समर्थ कवि, समर्थ साहित्यकार अपनी रचना में करता ही है। तो उस पर हम लोग वो चीज हम लोग लिखेंगे। फिर वैसे ही धार्मिक परिस्थितियां, तो धार्मिक परिस्थितियां यानी कि धर्म के प्रति जब आस्थावान है, सभी धर्म जो है एक दूसरे के प्रति सद्भाव का भाव रखते हैं, मगर उसी में जो है कुछ कट्टरपंथी हो जाते हैं, मूला पंडित जो ढोंगी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो क्या करते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए किसी की जो है लोगों की भावना के साथ वो खिलवाड़ करते हुए अपने धर्म को जो है श्रेष्ठ बताने की कोशिश में समाज को जो है बांट देते हैं, कर्मकांड को बढ़ावा दे देते हैं, आस्था विश्वास पर जो है एक दूसरे के आस्था विश्वास पर जो है ठोकर मारने लगते हैं, आडंबरों को बढ़ावा देते हैं। तो इन परिस्थितियों के प्रति कवि कितना जो है संवेदनशील है। जैसे कि कहते हैं ना कि कबीर दास ने जो है सबको जो है लतियाया, मूला पंडित कट्टरपंथी, यहाँ तक कि राजनेताओं को भी जो है नहीं उन्होंने जो है बख्शा। वैसे ही जो है तुलसीदास ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया दो विभिन्न विचारधाराओं के बीच। जायसी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य की स्थापना की। आधुनिक काल में दिनकर, निराला, नागार्जुन, धुविल ने जो है राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण जो है किया और राज सत्ता को, धर्म सत्ता को और समाज सत्ता को चुनौती दिए। तो इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद जो है आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति में क्या है, अमीर गरीब उस समय भी थे, तो अमीर गरीबी की चर्चा किए हैं कि नहीं किए हैं। उच्च वर्गीय निम्न वर्गीय उस समय भी थे, आज भी हैं। ईदगाह का जो है ईदगाह का हमीद आज भी है, और कफन का घीसू माधव आज भी हैं। तो आज की परिस्थितियों के, आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में कवि कहाँ तक उसका चित्रण करने में सफल हुआ है, उसमें उद्योगपति क्या कर रहे हैं, क्या है कि कितना जो है आगे बढ़ रहे हैं, सफल उद्योगपति भी है उसमें। फिर जो है जो युवा शक्ति यानी कि युवाओं की स्थिति क्या है, इस पर विचार करेंगे। बेरोजगारी है कि सब जो है संपन्न है, सुखी हैं,
इस पर विचार करते हैं। वैज्ञानिक सोच, अब जो है जो आधुनिक युग आया है, वैज्ञानिक सोचों का भी उसमें अंश मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि जो उन्नति और विकास का यह सबसे सशक्त जो है माध्यम साधन है। तो उन्नति और विकास का चित्रण है कि नहीं है, तो उसको जो है देख करके उसका चित्रण कर देंगे। फिर प्रकृति एवं धरती के प्रति संवेदनशीलता उसमें है कि नहीं, प्रकृति के ही हम सभी अंश हैं और प्रकृति हमें जो है प्रभावित करती है। तो उस प्रकृति और अपनी जो है धरती है, इसके प्रति कवि या साहित्यकार कितना संवेदनशील है कि धरती गर्म हो रही है, बर्फ पिघल रहे हैं, तो पेड़ पौधे जो है काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कभी पेड़ पौधों के प्रति जो है क्या रुचि रखता है, पेड़ पौधों को किस रूप में जो है चित्रित किया है कि हमारे साथ जो है प्रकृति भी हंसती भी है, रोती भी है, खिलखिलाती भी है। तो रो रही है, खिलखिला रही है, हंस रही है, कैसा जो है चित्रण उस कवि ने या साहित्यकार ने किया है, इस पर ध्यान दिया जाए तो आपका प्रश्नोत्तर पूर्ण हो जाएगा। तो इन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान में रखते हुए उदाहरण के तौर पर एक दो उदाहरण जब मैं दे दूंगा, तब पूरी तरह से यह ट्रिक आपको समझ में आ पाएगा। तो इसको देखिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि जब इसको प्रैक्टिकल के तौर पर, ये तो सिद्धांत हुआ और सिद्धांत थोड़ा समझ में भी देरी से आता है, मगर जब उसी को प्रैक्टिकल जब कर लेते हैं तो वह पूरी तरह भीतर यानी कि अंत तक जो है पहुंच जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग उदाहरण के तौर पर, और उदाहरण कहाँ से, वही जो पाठ्यक्रम में यानी कि आम गुठली के दाम भी होगा जो आपके पाठ्यक्रम में है, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और घनानंद, इन लोगों को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिकल करके इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।